हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस लेक्चर में हम करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन कंप्लीट, यानी इसको देखने के बाद आप PYQ सॉल्व करोगे, बढ़िया से आप कर पाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, हर कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई एनडी के लिए दमदार वीडियो होने वाली है आपके लिए, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ एक आपको क्वालिटी कंटेंट दे पाऊँ, और आप सीरीज को बहुत पसंद भी कर रहे हो। मैं देखता हूँ कमेंट सेक्शन में कि आपको बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस चैप्टर को भी जब आप सीखोगे और उसको अप्लाई करोगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप लोग क्या करें, नोट्स जरूर बना लिया करें, जिससे कि सारे फॉर्मूले वगैरह एक जगह हो जाया करें और आप कभी भी रिवाइज कर पाओ इस चैप्टर को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइन चैप्टर बिल्कुल बेसिक से करते हैं, स्टार्टिंग से। कि भाई सबसे पहले 9th 10th में हमने जो पढ़ा था कि कार्टिश रेगुलर कोऑर्डिनेट्स हमारे किस तरीके से होते हैं, कि अगर मेरे पास ये एक्स एक्सिस है और ये अगर वाई एक्सिस है, तो आपको पता है हमारे पास टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं। और 4 क्वाड्रेंट में अगर मैं बात करूं, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 हमारे पास क्वाड्रेंट होते हैं, जिसमें हमने ये भी सीखा है अपने 9th और 10th में कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव, यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर मैं बात करूं तो एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव हो जाता है, वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ में पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, और अगर कोई पॉइंट पर्टिकुलर एक्स एक्सिस पर लाई कर जाता है, अगर कोई पॉइंट पर्टिकुलर एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स कॉमा 0, और कोई पॉइंट अगर वाई एक्सिस पर लाई कर जाता है तो 0 कॉमा वाई। यानी कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि अगर तुम्हें एक्स एक्सिस दिया जाए एट एक्स एक्सिस, तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, और एट y एक्सिस x कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। ठीक है, तो x एक्सिस पे y 0, y एक्सिस पे x 0। इस तरीके से तुम्हें आराम से कोऑर्डिनेट का आइडिया हो जाता है कि भाई कैसे में सॉल्व करना है। और इसके बाद हमारा आता है जो हम 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। यानी कि अगर मेरे पास 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट है a x1, y1, एक पॉइंट b है सपोज करो x2, y2, और मुझे इस a और b के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ab का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अगर तुम्हें 2 पॉइंट गिवन है a एंड b। ठीक है, a एंड b गिवन है, डिस्टेंस फॉर्मूला आप ये अप्लाई कर लेंगे। ये नोट करते हैं ना सारी चीज़ें, आपके सारे शॉर्ट नोट्स भी बन जाएंगे इसी से। ठीक है, फिर हमारा सेक्शन फॉर्मूला, ये भी हम 10th क्लास में ही सीखते थे। क्या होता था कि अगर एक पॉइंट मेरे पास a है x1, y1, और एक b पॉइंट है मेरे पास अगर x2, y2। 2 पॉइंट है मेरे पास x1, y1, एक है x2, y2, और कोई p पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, p जो पॉइंट है वो m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। तो p के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं m x2 प्लस का n x1 अपॉन m प्लस n, कॉमा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, कॉमा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, देखो फॉर्मूला एक तरफ है, लॉजिक एक तरफ है, आपको सिंपल ध्यान रखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी m का मल्टीप्लाई x2 में हो रहा है, n का मल्टीप्लाई x1 में हो रहा है, अपॉन में m प्लस n। ठीक है, फिर m का मल्टीप्लाई y2 में हो रहा है और n का मल्टीप्लाई y1 में। उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। तो अगर कोई पॉइंट इस लाइन सेगमेंट के इंटरनल है, यानी कि उसके अंदर लाई कर रहा है, इंटरनली लाई कर रहा है, तो ये हो जाता है। अगर कोई p पॉइंट बाहर होगा इधर कहीं, यानी एक्सटर्नल पॉइंट होगा, तो हमारा जो p का कोऑर्डिनेट हो जाता है सेम रहता है, बस बीच में यहाँ माइनस लगता है। क्या लगता है, बीच में बस माइनस लग जाएगा, बाकी सब तुम्हारा जो है वो सेम रहने वाला है। ठीक है, वो क्या रहेगा, बाकी सब तुम्हारा सेम रहेगा। तो देखो ये हो जाएगा m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n, m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया इंटरनल,
और ये हो गया तुम्हारा एक्सटर्नल। समझ में आ गया? तो सेक्शन फार्मूला भी हम 10th में पढ़ते हैं। फिर हम एक और पढ़ते थे 10th क्लास में, मिड पॉइंट फार्मूला, यानी कि 2 पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट जस्ट बीच में लाई कर रहा है, यानी कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी। तो अगर एक पॉइंट है x1, y1 और एक बी पॉइंट है अगर x2, y2, तो यहाँ पे जो मिड पॉइंट है जस्ट बीच में, तो मुझे m के कोऑर्डिनेट अगर फाइंड आउट करने हैं इस m के, तो m का जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, मतलब क्या m के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट फार्मूला आपको ध्यान रखना है। अब देखो मिड पॉइंट फार्मूले भी एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? A straight line intersect x and y axis at point P and Q respectively. 3,5 is the midpoint of PQ. Then what is the area of triangle OPQ? OPQ ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। और ये एनडीए का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इधर हाइड हो गया, एनडीए में ही पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है वो देख लेते हैं। अ स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट एक्स वाई एक्सिस एट पी एंड क्यू, मतलब एक कोई लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो क्या है, बोला गया है एक लाइन है, ये लाइन है, तो लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एट पी एंड क्यू, तो ये पॉइंट पी है और ये क्यू पॉइंट है। और 3,5 जो है मिड पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट का। ठीक है, और आपसे बोला एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये ओ पॉइंट है ओरिजिन, OPQ बताना है। क्या बताना है? OPQ। तो देखो अगर यहाँ पे 90 डिग्री है तो हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस हमारा ये है और हाइट हमारा ये है। अगर मुझे ये बेस पता करना है और मुझे ये हाइट पता करना है, तो अगर मुझे ये P पॉइंट पता लग जाए और ये Q पॉइंट पता लग जाए तो हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है ना कि अगर यहाँ पॉइंट अगर 2,0 है तो क्या आप बता सकते हो कि हाँ इसका जो बेस है वो 2 यूनिट है, यस और नो? यानी किसी पॉइंट का पता लगने का मतलब है आपको ऑरिजिन से उसकी लेंथ मिल जाएगी, यही मतलब होता है ना, ऑरिजिन से उसकी लेंथ मिल जाएगी। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि P पॉइंट और Q पॉइंट आ जाए मेरा। तो ठीक है, P पॉइंट देखो, Q पॉइंट कैसे आएगा? अब P पॉइंट जो है वो मेरा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। एक्स एक्सिस पे मैंने H को 0 मान लिया और एक्स एक्सिस पे मतलब एक्स एक्सिस पे Y कोऑर्डिनेट 0 होता है, Y को 0 कर दिया और X कोऑर्डिनेट को मैंने H मान लिया। क्या मान लिया? H। और अब Y एक्सिस पे X कोऑर्डिनेट 0 होता है और Y को मैंने K मान लिया। ठीक है जी, अब लगा दो मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो यानी मिड पॉइंट आ जाएगा h अपॉन 2 कॉमा k अपॉन 2। क्लियर है क्या? मिड पॉइंट आ गया। अच्छा, मिड पॉइंट हमें दे कितना रखा है? 3,5। तो आप कंपेयर कर दो और h और k निकाल लो। मिड पॉइंट दे रखा है 3,5, तो h अपॉन 2 किसके इक्वल कर दो? 3 के, तो h आ गया 6 के इक्वल। और k अपॉन 2 कर दो 5 के इक्वल, तो k आ गया 10 के इक्वल। ठीक है, h आ गया 6, k आ गया 10, तो 6 और 10 आ गया बस। अगर ये पॉइंट 6,0 है इसका मतलब बेस हमारा 6 यूनिट होगा। अगर 0, k यानी 0,10 है ये, तो यानी हाइट इसकी 10 नहीं हो जाएगी, तो बस हाफ इंटू बेस है 6, हाइट है 10, 3 टाइम्स कट जाएगा, 30 स्क्वायर यूनिट। क्या डी पार्ट इसका आंसर आ जाएगा? 30 स्क्वायर यूनिट। क्लियर हो गया? तो आप इस तरीके से मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। उम्मीद है आपको बढ़िया समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देखो क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल भी हम 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, लेकिन उससे करना नहीं है, बस बता दे रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता था, अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो है x1, y1, x2, y2, x3, y3, ये कोऑर्डिनेट हैं। तो इसका जो एरिया होता है वो होता है हाफ
ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। लेकिन आपको इस फॉर्मूले से नहीं करना है क्योंकि टाइम बहुत ले जाएगा। पहले आपको x1 ढूंढना पड़ेगा, फिर आप y2 y3 करते रह जाओगे तो टाइम लगता है। ठीक है, तो आपको ध्यान ये रखना है आप कैसे करना, मैं एक क्वेश्चन से करवा देता हूँ। जैसे आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है इस ट्राइंगल का, आप सिंपल क्या करना, 2 3 है ना, पहला कोऑर्डिनेट 2 3 लिख दो ऐसे, फिर 4 7 है 4 7 लिख दो, ऐसे ही 6 3 लिख दो। ठीक है, और पहले वाली कोऑर्डिनेट को फिर से कॉपी कर दो नीचे। अब तुम्हें बस करना क्या है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। जैसे क्या, 2 इंटू 7 14, 4 इंटू 3 12, 6 इंटू 3 18, ये हो गया। फिर बीच में लगाना है माइनस, फिर आपको यहां से मल्टीप्लाई करना है क्रॉस में, ये 4 ये ऐसे करके। ठीक है, तो 4 इंटू 3 12, 6 इंटू 3 सॉरी 6 इंटू 7 42, 2 इंटू 3 6, बस ये कर दो आंसर आ जाएगा। और हाँ, अभी आंसर नहीं आएगा तो ये सॉल्व हो जाएगा ना, फिर हाफ से हमें डिवाइड करना है। और अगर ये वैल्यू नेगेटिव आए तो पॉजिटिव कर लेना, मैं मॉड लगा देता हूँ और फिर हाफ से डिवाइड करेंगे। चलो देखते हैं कितना आ रहा है। देखो 12 प्लस का ये अंदर जाके 12 तो कटेगा, तो मैंने काट ही दिया सीधा। अब 18 प्लस 12 कितना हो जाएगा 32, माइनस ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 48। ठीक है, तो ये 16 आ गया, कितना आ गया माइनस का, तो मॉड है तो प्लस का 16 हो गया। फिर हाफ से में डिवाइड भी कर देना, यानी जो वैल्यू आएगी उसको हाफ से में डिवाइड भी करना है, तो यानी 8 आ जाएगा। कितना आंसर आ गया 8 स्क्वायर यूनिट। तो ये आसान है ना। क्या करना है मैं फिर से बता दूं, जो भी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उनको कॉपी करो और पहले वाले कोऑर्डिनेट को फिर से लिख दो लास्ट में। ठीक है, फिर यहाँ वाले नंबर को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और यहाँ वाले को माइनस करो जो रेड मैंने कर रखा है, तो इससे आपको जल्दी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लग रहा हो और ये ट्रिक भी बहुत अच्छी लग रही हो। कमेंट सेक्शन में इस वीडियो का फीडबैक लिख सकते हो, लाइक करके मुझे सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर। अब आपको पता है कोऑर्डिनेटर है 4 पॉइंट होंगे। जैसे मेरे पास सपोज करो ये कोऑर्डिनेटर है, सपोज करो मेरे पास एक कोऑर्डिनेटर है, ये एक पॉइंट है a x1 y1, ठीक है, एक b है x2 y2 और c है हमारे पास x3 y3, मतलब हमारे पास 4 पॉइंट होंगे ना। तो एक पॉइंट हो गया x1 y1, एक हो गया x2 y2, एक हो गया x3 y3, एक हो गया मेरे पास x3 y3 और एक हो गया d x4 y4। ठीक है, ये मेरे पास है, क्या है मेरे पास कि एक पॉइंट है a x1 y1, एक पॉइंट है b x2 y2, एक पॉइंट है c x3 y3, एक है x4 y4। अगर ये मेरे पास पॉइंट हैं, ये 4 पॉइंट अगर मुझे दे रखे हैं, तो इन 4 पॉइंट से, ठीक है, इन 4 पॉइंट से अगर मुझे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है तो इसके बहुत बहुत तरीके हैं। क्या, अगर मैं एक डायगोनल ज्वाइन कर दूं तो एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये, पता होना चाहिए। देखो आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए किस किस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक तरीका बता दूंगा, डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है एरिया। ठीक है, तो एक तरीका क्या हुआ कि आपने डायगोनल ज्वाइन करा, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया, ऐड कर दिया। ठीक है, दूसरा तरीका है अगर आपको ट्राइंगल का एरिया नहीं निकालना है तो आप फिर सीधा ये वाला फॉर्मूला याद रखो, हाफ ऑड नंबर वाले कोऑर्डिनेट माइनस कर दो, इवन वाले माइनस कर लो, इधर x के इधर y के। देखो ऑड नंबर वाले यानी y1 y3 और y2 y4 ऑड इवन वाले। ठीक है, लेकिन फिर वही बात है, फॉर्मूला जैसे मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल का भी आपको बताया, लेकिन फिर ट्रिक बता दी। ऐसे ही आपको मैं बताने जा रहा हूँ, इसका भी सेम तरीके से है। 4 कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, आपको एरिया फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो ट्रिक मैंने जो बताई वो लगा लो। क्या, पहला कोऑर्डिनेट लिखो 1, जैसे मैंने ट्राइंगल का बताया ना सेम तरीके से 1 1, फिर ये 7 2 है, फिर ये 12 1 है और फिर ये 7 -3 है। और पहले वाले को फिर से कॉपी कर लो, इसमें भी ट्राइंगल में भी जैसे पहला कोऑर्डिनेट को कॉपी करते हैं वैसे यहाँ पे भी कर लो। फिर वही सेम रूल, क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा इस तरीके से, कितना आएगा देखो 1 इंटू 2 2, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 इंटू 2,
तो फिर 7 इंटू 1 प्लस का 7, 12 इंटू -3 माइनस का 36, 7 इंटू 1 प्लस का 7, ठीक है, ये एक ब्रैकेट में आ गया, बीच में माइनस। फिर आपको क्या करना होगा, इधर वाले क्रॉस में, अरे ठीक है, ये इसमें ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ठीक है। तो 7 इंटू 1 7, 12 इंटू 2 24, 7 इंटू 1 प्लस का 7 और ये माइनस का 3, ऐसी तो आएगा। अगेन इसमें भी मॉड लगाना है, जो रिजल्ट आएगा 2 से डिवाइड करना है, जैसे लास्ट टाइम एरिया ऑफ ट्राइंगल में किया था वैसे ही। तो देखो कितना आएगा, देखो हाफ तो है ही, यहाँ कितना आ रहा है, तो ये माइनस का 7 और ये प्लस का 7 कटेगा, ये भी प्लस का 7 और यहाँ प्लस का 7 ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आया फिर फाइनली, ये तो आया माइनस का 34 और यहाँ से कितना आएगा 21 हो रहा है माइनस का, तो ये माइनस का 55 आया, मॉड है तो प्लस हो जाएगा, तो 50/2 आ गया स्क्वायर यूनिट, समझ में आया। तो इस तरीके से आपको कर लेना। अब आप लोग देख लेना आपको किस मेथड से करना है क्वाड्रिलेटरल का एरिया, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, ठीक है। आपको लगता है फॉर्मूला याद रह जाएगा, वो भी सही है और ये भी बेस्ट है, ठीक है। 55/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो अब आते हैं स्ट्रेट लाइन, जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है, ठीक है। अभी तक हमने बेस जान लिया पूरा, जो हम पहले पढ़ते आए हैं बचपन में 9th 10th में, ठीक है। स्ट्रेट लाइन, जैसे ये एक लाइन है, हम सबको पता है कि लाइन की इक्वेशन होती है ax + by + c = 0। ये तो हम 9th में ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल हैं x y में, मतलब अब हम चाहते हैं कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है उसकी हम इक्वेशन फाइंड आउट कर पाएँ। क्या फाइंड आउट कर पाएँ, इक्वेशन। जैसे ये इक्वेशन लिखी ना, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ कि एक इक्वेशन है 2x + 3y + 7। अब ये किसी लाइन की तो है ना इक्वेशन, तो अगर कोई एक लाइन है तो ये जो इक्वेशन लिखी है, ठीक है, वो कैसे फाइंड आउट होती है। आपने 9th 10th में क्या सीखा है, आपने ये सीखा है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, यानी 2 पॉइंट निकालते थे आप, याद हो आपको, x को 0 करोगे y निकालोगे, y को 0 से x निकालोगे और 2 पॉइंट जो आएंगे उनसे लाइन ड्रॉ कर दोगे। अब लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, हाँ करना, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना तो एक अलग बात है, लेकिन अब हमें कोई लाइन ऐसी दी जाए या कंडीशन कोई ऐसी दी जाए, हमें पता लगाना है कि वो लाइन क्या है, यानी इस टाइप का आंसर आए x और y में, ठीक है। तो वो काम हमें करना है। तो लाइन को, स्ट्रेट लाइन को सीखने के लिए सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट सीखना होता है स्लोप ऑफ लाइन, लाइन का स्लोप क्या होता है। तो अगर मेरे पास ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये लाइन है, ये मेरी लाइन है L, तो इस लाइन का अगर x एक्सिस के साथ अगर एंगल थीटा है तो जो स्लोप होता है वो tan थीटा होता है, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि स्लोप में जो tan थीटा बोल रहे हैं, थीटा जो होता है वो पॉजिटिव x एक्सिस और लाइन के बीच का एंगल होता है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब जो थीटा है ना, थीटा जो है एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड लाइन, x एक्सिस एंड लाइन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। क्या बोला मैंने कि अगर कोई लाइन है, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, अगर मुझे इसकी इक्वेशन स्लोप निकालना है तो स्लोप का फॉर्मूला सिंपली है tan थीटा, काम खत्म। लेकिन थीटा जो है वो आपको ध्यान रखना है, कई बार इसी में घुमा के दे देते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि थीटा जो है वो x एक्सिस और लाइन के बीच का एंगल तो है, लेकिन पॉजिटिव x एक्सिस में क्या है, बिल्कुल ये बोल दो पॉजिटिव x एक्सिस, ठीक है, और लाइन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर मुझे एक लाइन है y एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बनाता है लाइन, ठीक है, और इस लाइन का स्लोप बताओ, तो मैंने कहा एंगल 30 डिग्री बनाता है विथ पॉजिटिव y एक्सिस। तो बच्चे जल्दबाजी में सोचेंगे अच्छा 30 डिग्री है, सर ने बताया स्लोप का फॉर्मूला जो होता है वो tan थीटा होता है, tan 30 डिग्री लगा के आ गए, गलत हो गया। अभी भी मैंने सिखाया क्या,
पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लाइन के बीच का एंगल, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये 90 और ये 30, 120 डिग्री, तो थीटा आपको लेना पड़ेगा 120 डिग्री। आएगा, फिर वैल्यू निकाल लेंगे इसकी। तो ये समझ में आ गया स्लोप का, ठीक है। तो स्लोप निकलता है तुम्हारा एंगल से, थीटा से। स्लोप एक और तरीके से निकलता है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका होता है स्लोप निकालने का कि अगर तुम्हें किसी लाइन के 2 पॉइंट गिवन है, जैसे मेरे पास ये 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट है x1, y1 और एक पॉइंट है x2, y2, ठीक है। स्लोप का मतलब देखो, देखा जाए तो स्लोप क्या है, डायरेक्शन देने में हेल्प कर रहा है ना। अगर थीटा पता लग गया तो पता लग जाए ना लाइन की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो अगर मेरे पास एक पॉइंट है x1, y1, एक पॉइंट है x2, y2, अच्छा स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m से। तो अगर 2 पॉइंट गिवन है, तो यानी 2 तरीके हैं स्लोप निकालने के लाइन के। एक है तुम्हारा टेंजेंट एंगल यानी टेन थीटा, और एक है ये अभी बता रहा हूं आपको, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। बस स्लोप का फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये तुम्हारा स्लोप का है फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? पक्का? ओके जी। अब देखो, अब हमें सीखना है जो मेन टॉपिक है, इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन की इक्वेशन निकालना सीखना है, लाइन की इक्वेशन निकालना तुम्हें सीखना है भाई। तो भाई इसमें तुम्हें एक कॉन्सेप्ट है कि भाई तुम्हारे पास अगर लाइन की तुम्हें इक्वेशन निकालनी है और तुम्हें इस लाइन की स्लोप दे दिया जाए और एक पॉइंट दे दिया जाए x1, y1, ठीक है। क्या है? 2 कॉन्सेप्ट है। एक पहला कॉन्सेप्ट है जिसमें लाइन की स्लोप दे दी, स्लोप आपको पता भी है कैसे फाइंड आउट होता है, लेकिन किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट स्लोप दे ही दी और एक पॉइंट दे दिया, तो फिर इक्वेशन ऑफ लाइन जो होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन जो होता है वो होता है y माइनस y1 इजक्वल टू एम एक्स माइनस x1। m स्लोप हो गया, x1 y1 जो पॉइंट तुम्हें दिया होगा वो हो जाएगा, और x और y में तो तुम्हारा आंसर आएगा, x y में क्या होगा? तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है। अब मैं बात करूं दूसरा फॉर्मेट क्या होगा। अब तुम्हें लाइन में 2 पॉइंट दे दिए जाएं, x1, y1, स्लोप ना देके तुम्हें 2 पॉइंट दे दिए। मतलब एक तरीका क्या है, स्लोप दे दिया और एक पॉइंट दे दिया x1, y1, और दूसरा तरीका ये है कि तुम्हें 2 पॉइंट दे दिए, ठीक है। तो बस क्या करना है, सेम ही रहेगा फॉर्मूला, y माइनस y1 इक्वल टू, बस m की जगह स्लोप का फॉर्मूला आ जाएगा क्या, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस का x1, और ब्रैकेट में ये जो लिखा है x माइनस x1 ये आ जाएगा, ठीक है। देखो क्या बताया मैंने, y माइनस का y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ब्रैकेट में x माइनस x1। तो यही मेन फॉर्मूला है। बस इसमें क्या हुआ, m की जगह आ गया है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस का x1। क्लियर हो गया? बढ़िया से समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे आता है, स्लोप गिवन हो या पॉइंट गिवन हो या फिर 2 पॉइंट गिवन हो, ठीक है, उससे आ जाता है। अच्छा, ये तो तुम्हें समझ में आ गया, इक्वेशन निकाल लोगे। मैं एक एग्जांपल से तुम्हें बता भी देता हूँ। जब सपोज करो मैंने कहा एक लाइन है जिसका पॉइंट है 2,1, 2,1 और 3,2। मैंने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। तो दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, ठीक है। एक पॉइंट है x1 y1, एक पॉइंट है x2 y2। अब इन 2 पॉइंट की हेल्प से मुझे इक्वेशन निकालनी है। तो क्या होता है इक्वेशन का फॉर्मूला, y माइनस का y1 इज इक्वल टू y माइनस का y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1, ब्रैकेट में x माइनस का x1। यही फॉर्मूला है जो आपने नोट करा होगा, अभी देख लो, यही फॉर्मूला था ना। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो y माइनस y1 इक्वल टू 2 माइनस 1 1 हो गया, और 3 माइनस 1 ये भी 1 हुआ, ब्रैकेट में x माइनस का 2। तो यहाँ पे अगर मैं इस 1 का मल्टीप्लाई करूँ, 1 इंटू एक्स माइनस 2 y माइनस 1, बस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे।
ठीक है, मतलब सिंप्लीफाई कैसे होगा, ये तुम्हारा अल्टीमेट x है, मतलब y माइनस वन इक्वल टू एक्स माइनस टू, इसको इधर ले आओ तो x माइनस वाई, ये प्लस हो जाएगा, नहीं माइनस वन इक्वल टू जीरो, x माइनस वाई माइनस का वन इक्वल टू जीरो, यही तो आएगा, कोई दिक्कत परेशानी तो है नहीं। x माइनस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो आया तुम्हारा। अब एक चीज़ और समझने वाली बात है, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कर रहे हो x के साथ, तो ये जो पार्ट होता है, ये पार्ट ध्यान से देखो, ये पार्ट स्लोप ही तो होता है, क्या होता है, स्लोप, यानी x का यहाँ पे जो कोफिशिएंट होता है वो स्लोप होता है। यानी कभी कोई तुमसे पूछे किसी लाइन का स्लोप बताओ, जैसे मैं तुमसे बोलूं लिखा है 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, इस लाइन का स्लोप बताओ, तो तुम्हें क्या करना है, x का कोफिशिएंट बता देना है। लेकिन एक और चीज ध्यान रखनी है, यहां पे आप देखो तो y का कोफिशिएंट 1 है, तो मैं पहले y को 1 भी करना पड़ेगा। कैसे करोगे, सबको राइट हैंड साइड में ले जाओ, 2 से डिवाइड कर दो, तो अब जो x का कोफिशिएंट आया यानी 3/2 माइनस का, तो ये तुम्हारा लाइन का स्लोप है। यानी कभी कोई तुमसे लाइन का स्लोप पूछ ले, ठीक है, किस बताओ स्लोप बताओ इस लाइन का क्या है, तो भाई सिंपल याद रखना, जो भी इक्वेशन है सब चीजें राइट हैंड साइड कर दो, बस y जो है अकेला y वो बस LHS में रहेगा, y का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, फिर जो x का कोफिशिएंट होता है वो स्लोप होता है, क्या होता है, स्लोप, ध्यान रखिएगा, क्लियर है ये बात। तो इस तरीके से आप किसी भी लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, बोला गया 3,4 इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस, ठीक है, देखो एनडीए में आया हुआ है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अब है क्या कि अगर ये मेरे पास एक्सिस है x और ये y, कोई एक लाइन है जिसका लाइन सेगमेंट ये है, इसका मिड पॉइंट दे रखा है P 3,4, मिड पॉइंट दे रखा है 3,4, और बोला इस लाइन की इक्वेशन बताओ, तो मैंने चलो ये पॉइंट A ले लिया, ये पॉइंट B ले लिया। तो अगर किसी लाइन की मुझे इक्वेशन निकालनी है तो या तो स्लोप मिल जाए डायरेक्ट, या फिर 2 पॉइंट मिल जाए। तो एक पॉइंट तो आपको दे ही रखा है, बस दूसरा पॉइंट ढूंढना है, और दूसरा पॉइंट निकाल सकते हो बड़े प्यार से। कैसे, ये जो A पॉइंट है वो x एक्सिस पे है, तो x कोऑर्डिनेट मैंने h ले लिया, y कोऑर्डिनेट 0 कर दिया। ये B पॉइंट y एक्सिस पे है तो 0, k ले लिया मैंने। तो जैसे ही मैं h और k निकाल लूंगा तो क्या मुझे लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी 2 पॉइंट से, बिल्कुल मिल जाएगी। तो h और k कैसे आएगा, लगा दो मिड पॉइंट फॉर्मूला, h प्लस 0 अपॉन 2 इक्वल टू ये 3, तो h की वैल्यू 6 आ गई, फिर 0 प्लस k अपॉन 2, ये y कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट तुम्हें दे रखा है 4, तो k की वैल्यू क्या आ गई 8। तो इसका मतलब ये जो लाइन है A पॉइंट और B पॉइंट, तो A पॉइंट h, 0 था यानी 6, 0 हो गया, और B हमारा 0, k था यानी 0, 8 हो गया। अब लगा दो लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला, क्या होता है, y माइनस का y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। फॉर्मूला आप लिख के रखना, ठीक है, फॉर्मूले और शॉर्ट नोट्स बना लेना अपने, ठीक है। अब चलो कर दो सिंप्लीफाई, y इज इक्वल टू 8 अपॉन माइनस 6 है ये, तो कट जाएगा ये 4 ये 3, यानी माइनस का 4/3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का 4 अपॉन 3 ब्रैकेट में x माइनस 6, ये 3y हो जाएगा, ये माइनस का 4x प्लस का 24, ठीक है, 4x इधर आएगा तो 4x प्लस का 3y 24 माइनस का हो जाएगा। है कोई ऑप्शन ऐसा, देख लो, 4x प्लस 3y माइनस का 24, क्या बी ऑप्शन है, आया सबको समझ में, क्लियर है बात, ठीक है। अच्छा, अगर आपको इसको ऑब्जेक्टिव अप्रोच से करना होता, ऑब्जेक्टिव अप्रोच से कैसे करते भाई, अगर ये लाइन की इक्वेशन तुम्हें निकालनी है, ये पॉइंट इस पे लाई कर रहे हैं, सीधा इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा दो। अब चलो बी पार्ट ही आ रहा है, तो बी पार्ट को अगर मैं सेटिस्फाई करवा के देखूं तो 4 × 3 12, 3 × 4 12, 24 माइनस 24 0 हो गया। लेकिन प्रॉब्लम एक और आएगी, क्योंकि सब में 0 हो रहा है, देखो इसमें रखूंगा ना सी में, तो 4 × 3 12 और 3 × 4 12, ये भी 0 आ रहा है,
ये 0 नहीं आएगा शायद से, ये सी डी की बात करूँ, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16 प्लस 7, नहीं ये भी 0 आ रहा है। सेटिस्फाई तो सारी पॉइंट कर रहे हैं, तो आपको फिर कहीं ना कहीं सॉल्व करना होगा। फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इन दो पॉइंट की स्लोप निकाल लो और स्लोप देख लो किसकी कितनी, स्लोप से पता तुरंत लग जाएगा कौन सा ऑप्शन रिजेक्ट हो रहा है, स्लोप निकाल के। तो आपको ये देखना है, जैसे स्लोप यहाँ पे कितना आ रहा है, माइनस का 4/3, तो चेक कर लो माइनस का 4/3 स्लोप किस में है, तो उससे आपको जल्दी पता लग जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है पैरेलल एंड परपेंडिकुलर कंडीशन, यानी कि अगर तुम्हारे पास दो लाइन है, जैसे एक लाइन ये है L1 और एक लाइन ये L2 है, दोनों पैरेलल हैं, तो इसकी जो स्लोप होगी और इसकी जो स्लोप होगी दोनों आपस में इक्वल होंगे, यानी m1 = m2 होगा। यानी कभी भी कोई दो लाइन पैरेलल हैं तो दोनों की स्लोप इक्वल होती है, और स्लोप निकालने का तरीका मैंने बता दिया। क्या, y तुम्हारा LHS में होता है, बाकी सब RHS में होता है, उस टाइम x का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम स्लोप बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पैरेलल का केस, ये हो गया पैरेलल का केस। ठीक है, और अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं आपकी, ठीक है, यानी ये लाइन अगर L1 है और ये लाइन अगर L2 है, इसकी स्लोप अगर m1 है और इसकी स्लोप अगर m2 है, मतलब L1 की स्लोप m1, L2 की स्लोप m2, तो m1 × m2 वो होता है -1। ठीक है, m1 = m2 पैरेलल के केस में, और m1 × m2 -1 परपेंडिकुलर के केस में। समझ में आ गया? तो पैरेलल एंड परपेंडिकुलर कंडीशन, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया हो। ठीक है, तो याद रखना। अब क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दिस पासिस थ्रू दिस पॉइंट। यानी क्या है, एक लाइन तुम्हें दे रखी है, क्या, पहले वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करूं, 3x + 2x + 3y + 1 = 0। क्या बोला गया मुझसे कि ये जो लाइन है, हमें जो इक्वेशन निकालनी है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, यानी हमें इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालनी है। हाँ, ये बता रखा कि ये जो लाइन है वो पास हो रही है -1, 2 से। तो क्या है, हमें इस लाइन की, देखो आपको थोड़ा ज्योमेट्रिकली समझना पड़ेगा क्या क्या गिवन है, उससे कैसे डेटा निकालना है। ये अगर तुमने सीख लिया तो स्ट्रेट लाइन तुम्हें बहुत आसान लगेगा। ठीक है, तो अगर तुम्हें इस लाइन को टारगेट करना है तो तुम्हारे माइंड में क्या आना चाहिए कि मुझे एक पॉइंट मिल जाए और स्लोप मिल जाए, या फिर मुझे 2 पॉइंट मिल जाए। तो एक पॉइंट तो दे रखा है, स्लोप मिल सकता है क्योंकि दो लाइन पैरेलल हैं, और अभी भी मैंने बताया कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं, दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो उनका स्लोप क्या होता है, इक्वल। यानी इसका जो स्लोप होगा वही इस लाइन का स्लोप होगा। बस निकाल लेते हैं। अब इस लाइन का स्लोप तुम कैसे निकालोगे, इस लाइन का स्लोप कैसे निकालोगे, तो मैंने बोला था सब कुछ RHS में कर देना, LHS में y का टर्म रखना। तो यहाँ से मैं स्लोप निकाल रहा हूँ इसकी, तो ये आएगा 3y = -2x -1, तो y आ जाएगा -2/3x -1/3। तो x का कोफिशिएंट -2/3 है, तो स्लोप है -2/3। अब दोनों पैरेलल हैं तो इसका भी स्लोप जो है वो -2/3 होगा। अब स्लोप आ गया और पॉइंट आ गया। इक्वेशन क्या होती है, y - y1 = m x - x1। सिंपल। आ रहा सब क्वेश्चन में बढ़िया से? कमेंट कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके कमेंट। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ यार बढ़िया चीज़ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब मेरे पास ये पॉइंट है -1, 2। चलो पुट करते हैं, तो ये मेरा x1 और ये मेरा y1, तो y - 2 = स्लोप हमारा -2/3 है, x - x1 यानी +1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इधर आ जाएगा 2x + 3y, ये इधर आके -4 है ऑप्शन, 2x + 3y - 4, 2x + 3y - 4 = 0। आया सबको समझ में? बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इफ द लाइन दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो अगर परपेंडिकुलर है कोई दो लाइन तो उनका स्लोप का जो प्रोडक्ट था, यानी m1 × m2, क्या बताया था मैंने,
m1 इंटू m2 जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है। अब अगर स्लोप का जो प्रोडक्ट है अगर वो -1 के इक्वल है तो कैसे करेंगे? तो देखो पहले हम इसकी स्लोप निकालेंगे और फिर इसकी स्लोप निकालेंगे। तो हमारे पास एक लाइन है y प्लस पी एक्स इक्वल टू 1 और एक है y माइनस क्यू एक्स इक्वल टू 2। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया है कि आपको अगर स्लोप फाइंड आउट करना है तो LHS में y रहेगा, सब कुछ कहाँ रहेगा? RHS में। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का पी एक्स प्लस का 1। ठीक है, y की जो वैल्यू है यहाँ पे कितनी आ जाएगी? माइनस का पी एक्स प्लस का 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर चल रहा है सबको? अब ऐसी आपको दूसरी लाइन जो है, ऐसी जो है वो आपको दूसरी लाइन को चेंज करना है। तो दूसरी लाइन क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है ये, दिस इज m1 कितना? माइनस का p। और ऐसे यहाँ पे इसको भी कन्वर्ट कर दो, y इक्वल टू क्यू एक्स प्लस 2, y इक्वल टू क्यू एक्स प्लस 2। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? q, यानी m2 आ गया q के इक्वल, m1 आ गया माइनस p के इक्वल, m1 माइनस p के इक्वल, m2 यहाँ पे q के इक्वल। ठीक है, m1 आ गया और m2 आ गया। यह समझ में आया इतना? क्या होता है अगर y मतलब अगर आपको कोई लाइन की इक्वेशन दे रखी है, स्लोप निकालना है, तो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि y हमारा LHS में रहेगा, सब कुछ RHS में रहेगा, ये LHS में, ये RHS में रहेगा। स्लोप आ चुका है, बस अब ये फॉर्मूले में रख दो क्योंकि दोनों कैसे हैं? परपेंडिकुलर। तो m1 इज माइनस p, m2 इज q इक्वल टू -1। तो माइनस माइनस कट गया, पी क्यू इक्वल टू 1। तो पी क्यू -1 इक्वल टू 0 है कोई ऑप्शन? तो पी क्यू -1 इक्वल टू 0 यानी सी पार्ट आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या है। बोला लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 2,2 एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन इट्स y इंटरसेप्ट। अब देखो y इंटरसेप्ट तो आ जाएगा, पहले बात करते हैं कि लाइन की इक्वेशन कैसे आएगी। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या होगा? बोला एक लाइन है जो पास करती है 2,2 से और परपेंडिकुलर है किसी लाइन से। क्या लाइन है वो ये लाइन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। मतलब इसमें क्या दे रखा है आपको कि एक लाइन है और हम एक ऐसी लाइन की पहले इक्वेशन बनाने जा रहे हैं जिसमें ये इस लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन हमें निकालनी है वो 2,2 से पास हो रही है, 2,2 से पास हो रही है। तो अभी मैंने क्या सिखाया आपको? अगर किसी भी लाइन की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है तो पॉइंट होना चाहिए, है पॉइंट आपके पास, और इस लाइन की स्लोप होनी चाहिए। स्लोप तो है नहीं, तो कोई बात नहीं, पहले मैं इसकी स्लोप निकाल लेता हूँ। तो इसकी स्लोप अगर m1 है और इस लाइन की स्लोप m2 है और दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो m1 इंटू m2 -1 लगा के स्लोप आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो चलो इसकी स्लोप कितनी आएगी? तो स्लोप निकालने का प्रोसेस क्या था कि यहाँ से y जो है वो x के टर्म में निकाल लो। कितना आएगा? y इक्वल टू माइनस का 3x प्लस 3। तो ये जो x का कोफिशिएंट है वो तुम्हारा माइनस का 3, यानी m1 क्या आ गया? माइनस का 3 आ गया। तो अगर m1 -3 है तो m1 इंटू m2 क्या होता है? -1 होता है। तो m1 इज -3, m2 मुझे फाइंड आउट करना है, माइनस माइनस कट जाएगा, तो m2 आ गया 1/3। m2 क्या आ गया? 1/3। तो अब तुम्हें इसकी स्लोप भी पता है और पॉइंट भी पता है। तो इक्वेशन क्या होती है? y माइनस का y1 इज इक्वल टू m अपॉन ब्रैकेट में x माइनस का x1, ये होता है। तो अब सिंप्लीफाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको इक्वेशन मिल जाएगी। लेकिन इस क्वेश्चन में तुम्हें इक्वेशन नहीं पूछी है, बोला है फाइंड इट्स y इंटरसेप्ट। देखो अगर कोई लाइन ऐसी है, इसका y इंटरसेप्ट पूछा जा रहा है, अगर मुझसे कोई y इंटरसेप्ट पूछ रहा है, नहीं यहाँ से यहाँ तक की लेंथ पूछ रहा है, ये है y इंटरसेप्ट, तो अगर मुझे इतना पता है ना कि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो जो भी यहाँ पे y कोऑर्डिनेट आएगा तो वही तो y इंटरसेप्ट होगा। अगर मैं आपसे कहूँ 0,3, तो 0,3 का क्या मतलब है कि y इंटरसेप्ट 3 है, तो इसका मतलब मैं x को 0 कर देता हूँ।
तो y की जो वैल्यू मिलेगी वही y इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो y माइनस टू इक्वल टू 1/3, 0 ये तो माइनस हो गया, तो y इक्वल टू ये प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2/3, 6 माइनस 2 4/3, बी पार्ट आ जाएगा। आया इसमें? तो आपने इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन भी सीख लिया कैसे निकलता है परपेंडिकुलर के केस में, और इंटरसेप्ट निकालना भी सीख लिया है। ठीक है, अब है डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइन, यानी कि कुछ ऐसी स्पेशल कंडीशन दे रखी होगी, आपको बस सीधा वो फॉर्मेट यूज करना है, काम खत्म। सबसे पहले आता है हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म। सबसे पहले आता है हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म। भाई क्या होता है इस स्पेशल फॉर्म में? ये स्पेशल कंडीशन क्या है भाई हमारी? तो ये स्पेशल कंडीशन है कि अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो कोई लाइन है जिसका आपको बोल दिया जाए कि x का इंटरसेप्ट a है और y का इंटरसेप्ट आपका b है। x का इंटरसेप्ट दे दे और y का इंटरसेप्ट दे दे, तो लाइन की इक्वेशन आप डायरेक्ट लिख सकते हो x अपॉन ए प्लस का y अपॉन बी इक्वल टू 1। ठीक है, क्या बताया मैंने? इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है कि अगर कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा डिस्कशन हो रहा हो कि x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट अगर b है, तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 कर देना। ठीक है, सेकेंड फॉर्मेट क्या है भाई? सेकेंड है नॉर्मल फॉर्म। सेकेंड है नॉर्मल फॉर्म। अब ये नॉर्मल फॉर्म क्या होता है कि अगर आपके पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये लाइन है, तो आपको इस लाइन में एक कंडीशन दिया जाए, क्या? कि ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है और ये जो परपेंडिकुलर है और ये जो x एक्सिस है इसके बीच का एंगल थीटा है। तो आप सीधा नॉर्मल फॉर्म से इक्वेशन लिख सकते हो x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू पी। x sin थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू पी। ये हो गया नॉर्मल फॉर्म। क्या होता है नॉर्मल फॉर्म में? एक लाइन होगा, उसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये हमारा क्या है? ओरिजिन है। ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा p, और इस परपेंडिकुलर का x एक्सिस से एंगल थीटा होगा, तो x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू हम p कर देते हैं। ठीक है, अब थर्ड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म हमारा है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। थर्ड फॉर्म होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। स्लोप फॉर्म कि लाइन की स्लोप कैसे निकालना है, तो मैंने क्या सिखाया था कि सब कुछ आरएचएस में रहना चाहिए, y इज इक्वल टू समथिंग होना चाहिए, तो x का जो कोफिशिएंट होता है वो स्लोप बन जाता है, और c जो यहाँ पे होता है वो y इंटरसेप्ट होता है। यानी कभी तुमसे y इंटरसेप्ट पूछ ले तो आप इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके भी निकाल सकते हो y इंटरसेप्ट, यानी y एक्सिस पे लाइन का कितना इंटरसेप्ट है, यानी कितनी लेंथ है वो। ठीक है, तो एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्लोप फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, तो वो आपने अब सीख लिया वैसे भी कि x का कोफिशिएंट स्लोप होता है। ये इंटरसेप्ट फॉर्म है और ये हमारा नॉर्मल फॉर्म है। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म भी आप याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इससे। जैसे आप देख सकते हो एक क्वेश्चन आया है, क्या लिखा है? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब देखो यहाँ पे इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या बात कर रहा है? इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं। अब आपको पता है कि हमने इंटरसेप्ट फॉर्म सीखा है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। हमने जो इंटरसेप्ट फॉर्म सीखा है वो क्या है? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ठीक है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, ये हमारा क्या है? इंटरसेप्ट फॉर्म है। अब इंटरसेप्ट फॉर्म तो ये है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या लगा रखी है? इक्वल इंटरसेप्ट, यानी कि आपको a और b इक्वल दे रखा है, तो b की जगह a रख दो। अब अगर तुम्हें इक्वेशन निकालनी है और a अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो x प्लस वाई इक्वल टू ए 1, तो x प्लस वाई इक्वल टू ए आ गया। तो अगर तुम्हें इक्वेशन निकालनी है तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है? x और y में तुम्हारा आंसर आ जाए, तो आ तो गया x और y में आंसर। अब तुम्हें बस a निकालना है, तो उसके लिए बोला गया था कि जो लाइन है ना वो पास हो रही है 4,3 से।
तो पास करने का मतलब है x और y की वैल्यू दिया होना। तो ये x है और ये y है, तो हमारा जो पॉइंट है 4,3 इसको इधर लाई करवा दो, यानी x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3 इज इक्वल टू a, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7, तो बस 7 यहाँ रख दो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, यानी कि हमारा आंसर आ गया a पार्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। क्लियर है क्या, समझ में आ गया बढ़िया से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, देखो क्या लिखा है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। अब देखो जैसी वर्ड इस तरीके का यूज हो ना, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, समझ जाना कि ये नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो क्या लिखा है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन इज 5 यूनिट्स, ठीक है, मेक्स एन एंगल 120 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये 120 है, ये परपेंडिकुलर लेंथ है, हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी, ये लाइन है हमारी। अब यहाँ पे जल्दबाजी में ये गलती कर सकते हैं बच्चे क्या, कि सोचें कि भाई अच्छा मुझे एंगल दे रखा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस p होता है, सर ने एक फॉर्मूला बताया है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p, ये दे रखा है फॉर्मूला मान लो, ठीक है। अब क्या करेंगे, थीटा को 120 पुट कर देंगे, वो इधर भी थीटा को 120 रख देंगे, और p हमारे पास 5 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। लेकिन ये गलत हो जाएगा, इसीलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है। मैंने आपको जो नॉर्मल फॉर्म बताया था उसमें ये बात बोली थी आपसे कि नॉर्मल फॉर्म में जो थीटा है वो आपका होता है परपेंडिकुलर एंड एक्स एक्सिस का एंगल। तो आपको फिर ये करना पड़ेगा, आपको एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, अगर ये 120 है तो ये 60 होगा, ये 90 है तो क्या एंगल सम प्रॉपर्टी से 30 आएगा, तो आपको थीटा यहाँ पे 30 डिग्री लेना होगा। क्या लेना होगा, 30 डिग्री। भाई एनडीए में पूछा कुछ तो थोड़ा घुमा के तो देंगे भाई, तो क्या आएगा x cos 30 प्लस y sin 30 इज इक्वल टू 5। अब सॉल्व कर लो, cos 30 होता है √3/2, ये होता है 1/2 इक्वल टू 5, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो √3x प्लस वाई इक्वल टू 10, √3x प्लस वाई इक्वल टू 10, बी ऑप्शन में है। आया समझ में। अब है एंगल बिटवीन टू लाइन, यानी कि दो लाइन दे रखी है, उनके बीच का अगर एंगल निकालना हो तो अगर एक लाइन ये है मेरे पास, इसकी स्लोप अगर m1 है, और एक लाइन मेरे पास ये है और इसकी लाइन स्लोप है m2, और मुझे m1 और m2 के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है थीटा। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको दो लाइन की स्लोप पता होनी चाहिए। नहीं पता है, इक्वेशन पता है तो स्लोप निकाल लो। अब इक्वेशन से स्लोप निकालना मैंने अच्छे से सिखा दिया है। तो अगर दो लाइन का स्लोप पता है और बीच का एंगल अगर थीटा फाइंड आउट करना है, तो टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्लियर हो गया क्या यहाँ तक? ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइन जो है टेन थीटा, सीधा फॉर्मूला है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अच्छा, इसमें दो एंगल होते हैं। देखो, अगर एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो अगर मैं कह रहा हूँ इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो यहाँ भी तो दो लाइन है ये, तो इनका बीच का एंगल क्या हो जाएगा 120। तो कई बार ऐसा हो कि दो लाइन का बीच का एंगल पूछा, तुमने फॉर्मूला लगाया 60 डिग्री आया, ऑप्शन में नहीं है, तो 180 माइनस कर लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ मॉड लगाया ना, तो आपका जो आंसर आएगा वो छोटा आएगा, एक्यूट एंगल में आंसर आएगा। तो अगर आंसर नहीं है एक्यूट एंगल में तो 180 माइनस कर लेना, तो आपको मिल जाएगा। देखो क्या लिखा है इसमें, फाइंड द एक्यूट एंगल। अच्छा, एक्यूट एंगल पूछ लिया है। एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस दिस y माइनस का √3, ये √3 x पे नहीं होगा। ठीक है, रूट मतलब ऐसे ही है। ठीक है, -5 इक्वल टू 0, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन इसमें भी y पे नहीं होगा रूट। ठीक है, √3y माइनस का x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब मुझे एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने के लिए सबसे पहले मुझे स्लोप निकालना पड़ेगा। अब स्लोप कैसे निकलता है, सबको राइट हैंड साइड में कर दो, तो x का कोफिशिएंट ये m1 हो गया √3, इसमें इधर करो तो √3y इक्वल टू x माइनस का 6,
√3 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो m2 हो जाएगा, यानी 1/√3। x का कोफिशिएंट 1/√3। तो ये m1 है और ये आपका m2 है, ये m1 m2। अब लगा दो फॉर्मूला tan थीटा का, मॉड में m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो √3 एलसीएम मिलेगा, तो √3 3 माइनस 1, ये कट गया, 1 प्लस 1 2, 3 माइनस 1 2 अपॉन √3 अपॉन 2, 2 से 2 भी कट गया, तो 1/√3 आ गया मतलब। तो मॉड हटाओगे तो 1/√3 आएगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। तो tan थीटा अगर 1/√3 आया है तो थीटा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, और एक्यूट एंगल भी है, तो 30 डिग्री इसका आंसर हो गया। आया समझ में बढ़िया से। तो एंगल बिटवीन टू लाइन का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कैसे आता है। अब नेक्स्ट है हमें ट्राइंगल में थोड़ी 2-3 चीज़ें और पता होनी चाहिए, क्या कि ट्राइंगल का सेंट्रॉइड क्या होता है, ठीक, ये सारी चीज़ें थोड़ा जान लेते हैं। सेंट्रॉइड की बात करते हैं। सेंट्रॉइड होता है कि अगर मेरे पास एक वर्टेक्स ए और बी सी, ये 3 वर्टेक्स हैं, तो सेंट्रॉइड होता है अगर मैं इस बेस के मिड पॉइंट को इस वर्टेक्स से ज्वाइन कर दें, इसको मीडियन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मीडियन। इस लाइन के मिड पॉइंट को इस वर्टेक्स से ज्वाइन कर दूं तो ये जो है वो बीई मीडियन होगा, ऐसी सीएफ मीडियन होगा। तो जहां पे ये इंटरसेक्ट करते हैं इसी को सेंट्रॉइड बोलते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। सेंट्रॉइड क्या होता है ट्राइंगल का, इज द पॉइंट वेयर इट्स 3 मीडियंस इंटरसेक्ट, जहां पे मीडियंस हमारे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर कोई मीडियन निकालने के लिए कहीं आ जाए, भैया मीडियन बताओ कैसे निकलेगा, तो अगर मेरे पास ये पॉइंट x1 y1 है और ये पॉइंट अगर x2 y2 है और C पॉइंट मेरे पास x3 y3 है, ठीक है, मतलब क्या, अगर मेरे पास 3 पॉइंट हैं, एक पॉइंट x1 y1, एक पॉइंट x2 y2, एक पॉइंट x3 y3, तो सेंट्रॉइड को हम G से डिनोट करते हैं, और तो G के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ठीक है। तो कहीं भी अगर क्वेश्चन आ जाए सेंट्रॉइड पे बेसिस पे, तो सेंट्रॉइड का पहले मीनिंग पता हो। सेंट्रॉइड क्या होता है, जो हम मीडियन ड्रॉ करते हैं उसका इंटरसेक्शन वाला जो पॉइंट है वो होता है। और निकलता कैसे, अगर 3 वर्टेक्स दे रखे तो आप ये फॉर्मूला यूज करके सेंट्रॉइड निकाल सकते हो। नेक्स्ट आता है इन सेंटर। इन सेंटर क्या है कि अगर ये एक ट्राइंगल है ABC, तो मैं इस एंगल का बाइसेक्टर बना दूं, बाइसेक्टर मतलब ये एंगल इक्वल है, इस एंगल का बाइसेक्टर बना दूं और इस एंगल का भी बाइसेक्टर बना दूं, तो यहां पे जो ये मीट करेंगे, मान लो इन सेंटर को मैं I से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, तो जो I के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या हो जाते हैं, वो ये लिखे हुए हैं। यहां पे जो आपको ABC दिख रहा है, देखो x1 y1 तो समझ में आ रहा है क्या है, x1 y1 क्या होगा, A के कोऑर्डिनेट, B के कोऑर्डिनेट, और C हो जाएगा x3, y3। जो आपको ABC दिख रहा है, A के सामने वाली साइड हमारी A है, मतलब साइड मतलब लेंथ मतलब बेस, ठीक है। B के सामने B होता है और C के सामने C होता है। तो बस इन सेंटर का ये फॉर्मूला लिखा है, आप याद रखना, बहुत आसान याद रखना। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला था x1 प्लस x2 प्लस x3, बस इसके साथ ABC लगा दो। ABC याद रखना क्या है, A के सामने वाली साइड A, B के सामने वाली साइड B और C के सामने C, और नीचे ABC को ऐड कर दो। सेम अभी सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या था, y1 प्लस y2 प्लस y3, उधर नीचे 3 था वो छोड़ दो, इधर भी ABC लगा दो, A प्लस B प्लस C। तो ऐसे आपको याद रह जाएगा इन सेंटर होता क्या है और फॉर्मूला क्या है, ठीक है। फिर आता है हमारा ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जैसे अगर ये लाइन है, मतलब ये ट्राइंगल है सॉरी, और मेरे पास एक वर्टेक्स है x1, y1, एक है x2, y2, और एक है x3, y3। ऑर्थो सेंटर होता है अगर मैं इस वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, यानी एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, यहां से अगर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करूं और यहां से भी एल्टीट्यूड ड्रॉ करूं, तो ये जो पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट को मैं कैपिटल H से डिनोट कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पे जो H है उसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, यानी ये क्या है, ऑर्थो सेंटर इज अ पॉइंट
वेयर द 3 एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब ये परपेंडिकुलर जो ड्रॉ कर रहे हो, इंटरसेक्ट, मतलब जहां पे एल्टीट्यूड जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। ठीक है, अब ऑर्थो सेंटर कैसे फाइंड आउट होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो अब बहुत ध्यान सुनना यहां से बात, आप बताओ क्या इन दो पॉइंट से बी और सी से स्लोप आ जाएगा? हाँ बोलते हैं ना यस और नो में, हाँ आ जाएगा। अब ये लाइन और ये लाइन है परपेंडिकुलर, तो दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं तो m1 इंटू m2 -1 होता है, इसका मतलब इसकी भी स्लोप आ जाएगी। अब किसी भी लाइन का तुम्हें स्लोप पता है और ये पॉइंट पता है, तो क्या इस AD की तुम लोग इक्वेशन निकाल लोगे, इक्वेशन ऑफ AD, यस और नो? आप कहोगे हाँ सर निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। सिमिलर अगर ये BE एल्टीट्यूड है तो तुम अगर AC की स्लोप निकाल लेना, ये लाइन परपेंडिकुलर है तो अगर इसकी स्लोप तुम्हें पता है तो m1 इंटू m2 -1 करके इसकी स्लोप आ जाएगी। फिर अगर इसकी स्लोप पता है और ये पॉइंट पता है तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ BE आ जाएगा। अब मान लेते हैं इक्वेशन ऑफ AD तुम्हारी आई x + 2y = 7 और मान लेते हैं BE की इक्वेशन आई 2x + y = 6। क्या इन दो लाइन को सॉल्व हम लोग कर लेते हैं? हाँ सर 10th क्लास में सीखा है। तो बस इन लाइन को सॉल्व करके जो पॉइंट आएगा वही तो ऑर्थो सेंटर है। तो दो लाइन से ही काम चल जाता है, तीसरा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई बात समझ में ऑर्थो सेंटर कैसे निकलेगा? क्लियर हो गया? क्या बोला मैंने? पहले आप क्या करना है, इसकी स्लोप निकालना, परपेंडिकुलर वाले कॉन्सेप्ट से इसकी स्लोप आ जाएगी। अब स्लोप पता है और ये पॉइंट पता है, इक्वेशन आ जाएगी। फिर ऐसी इन दो पॉइंट से स्लोप निकाल के ये वाली स्लोप निकालना, फिर ये पॉइंट पता है तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी, फिर इनको सॉल्व कर देना। बेस्ट मेथड बता रहा हूँ, कोई फॉर्मूले जो तो नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर आता है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या होता है कि अगर एक ट्राइंगल है ABC, ये पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट है x2 y2, एक पॉइंट है x3 y3, तो अगर इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दिया जाए, इस लाइन का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दिया जाए और इस लाइन का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दिया जाए, तो ये जहां मीट कर रहे हैं, मैंने O बोल दिया, तो उस O पॉइंट को ही हम सरकम सेंटर बोलते हैं। तो सर सरकम सेंटर का क्वेश्चन कैसे करा जाए? तो भाई सरकम सेंटर क्वेश्चन करना है अगर आपको, तो इसके 2-3 तरीके हैं। क्या कि अगर मुझे ये पॉइंट निकालना है तो सरकम सेंटर की कंडीशन एक होती है कि अगर आप O को A से ज्वाइन कर दो, O को B से और O को C से, तो OA = OB = OC, ये लगा सकते हो। डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगा सकते हो। क्या कि भाई कि नाम ये सरकम सेंटर, यानी कोई सर्किल बन रहा है उसका सेंटर है। एक्चुअल में जो ये सेंटर आता है ना, इससे हम सर्किल बना सकते हैं, इससे हम सर्किल बना सकते हैं, ये रेडियस लेके। तभी तो मैंने ये OA = OB = OC कर दिया, क्योंकि ये सर्किल बन गया, तो ये रेडियस हो गया OA, OB और OC। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं ना। अगर O पॉइंट को मैं लेट कर लूँ x, y, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा ना दो पॉइंट का, इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी। फिर हम सॉल्व कर लेंगे इक्वेशंस को, उससे आ जाएगा। लेकिन ये थोड़ा लेंदी मेथड है, तो क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से डिजाइन करते हैं, वो मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो मैं ये बात समझ में आई कि नहीं है, कैसे करोगे मतलब? ठीक है, ये हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं। अब एक अप्रोच तो ये है कि इस तरीके से निकाल लो भाई। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये है कि ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इसका मतलब D जो है वो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट तो हम निकाल लेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूले से, और दो पॉइंट से स्लोप आ जाएगा। ध्यान सुनना, दो पॉइंट से स्लोप आ जाएगा, तो ये लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो इसकी भी स्लोप आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? और पॉइंट तुमने निकाल ही लिया है मिड पॉइंट फॉर्मूले से, तो अगर ये पॉइंट पता है और हमें स्लोप पता है इस लाइन की, तो क्या इस लाइन की, मतलब ये जो लाइन दिख रही है आपको ऐसी, इसकी इक्वेशन आ जाएगी? आप कहोगे हाँ सर आ जाएगी। ठीक है, फिर ऐसी काम इधर से कर लो कि ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से आ जाएगा मिड पॉइंट। ये परपेंडिकुलर है तो स्लोप आ जाएगा, तो क्या इसकी इक्वेशन आ जाएगी? तो जहां पे भी ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो तुम्हारा हो जाएगा ऑर्थो सेंटर, सॉरी सरकम सेंटर। तो एक अप्रोच ये भी है।
लेकिन क्वेश्चन अगर और आसान करना है तो भाई इंपॉर्टेंट कंडीशन में 2 लिख के ले आया हूं आपके लिए, इस पे क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, तरीका तो बता दिया कैसे निकलता है, ठीक है, तरीका बता दिया क्या क्या तरीके हो सकते हैं, सारे तरीके मैंने डिस्कस कर दिए। अब एक तरीका ये है कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो सरकम सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस। मतलब क्या, अगर कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जाए ABC, तो तुम्हें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो हाइपोटेनियस जो होगा उसका जो मिड पॉइंट होगा वही तुम्हारा सरकम सेंटर होगा, काम खत्म। इसका मतलब ये हुआ अगर सरकम सेंटर का क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि भाई डिस्टेंस फॉर्मूला OA, OB और OC, अगर 3 वर्टेक्स दे रखे हैं, या फिर इस लाइन की स्लो इक्वेशन निकाल लो और इधर से इस लाइन की इक्वेशन निकाल लो और इंटरसेक्शन वाला पॉइंट निकाल दो। ठीक है, 2 तरीके ये हैं। लेकिन अगर कहीं राइट एंगल ट्राइंगल हो जाए तो बहुत बढ़िया, हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट को ही सरकम सेंटर कहते हैं, काम खत्म। तो सरकम सेंटर का जब क्वेश्चन आए तो एक बार देख लेना कहीं राइट एंगल ना हो। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है। मैंने कहा ना बहुत बेस्ट वीडियो लेके आया हूँ, लाइक कर देना और फीडबैक जरूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट है सेंट्रॉइड डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर इन द रेशियो 2:1। कभी कभी ऐसे ही बहुत सिंपल दे देते हैं, ऑर्थो सेंटर दे दिया, सरकम सेंटर दे दिया, सेंट्रॉइड पूछ लिया। तो भाई तुम्हें अगर ये फॉर्म पता होगा तो आराम से कर लोगे। क्या बोल रहा है, जो सेंट्रॉइड है, जो इसका सेंट्रॉइड है लाइन सेगमेंट का, ये ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर, यहां पे सरकम सेंटर। सरकम सेंटर को मैंने O से रिप्रेजेंट करा ना, तो जो और जी हमारा क्या था, सेंट्रॉइड था, जी हमारा सेंट्रॉइड था। तो सेंट्रॉइड जो है वो डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को, कौन से लाइन सेगमेंट को, जो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर से बनता है। किस रेशियो में, 2:1 में। सेंट्रॉइड डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर इन द रेशियो 2:1। तो ये भी याद रखना है रूल आपको। ठीक है, अब जरा इस पे क्वेश्चन हो जाए, और देखो 2021 में आया हुआ भी है। ठीक है, क्या है ये, समझते हैं जरा इसको। ठीक है, तो इसमें आपको दे रखा है द इक्वेशन ऑफ साइड AB BC CA ऑफ ट्राइंगल ABC आर x - 2 = 0, y + 1 = 0 एंड x + 2y - 4 = 0 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब सुनो, चलो सबसे पहले मैं इक्वेशन बना लेता हूँ, फिर देखते हैं पढ़ते हैं क्या दे रखा है। जैसे मान लो ये हमारा A, B और C है, तो बोला साइड AB हमारी ये होगी x - 2 = 0, फिर है BC है y + 1 = 0, AC x + 2y - 4 = 0। ये 3 लाइन दे रखी है ट्राइंगल की। अब बोला क्या है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम थ्रो B ऑन AC। B से अगर मैं एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करूं यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो इसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। तो ये BD ले लेता हूं, D पॉइंट मान लेता हूं। ठीक है, तो हमें BD की इक्वेशन निकालनी है। अब देखो इक्वेशन का मैंने जो आपको तरीका बताया है कि अगर तुम्हें किसी भी लाइन की अगर इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो क्या प्रोसेस हमने सीखा है कि तुम्हें कोई एक पॉइंट पता होना चाहिए। तो ठीक है, पॉइंट निकाला जा सकता है ना, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन है ना, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट B है। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूं। तो x - 2 अगर 0 है तो x के लिए 2 हो गई, y + 1 0 है तो y के लिए -1। तो B पॉइंट तो बहुत आराम से ही आ गया, B पॉइंट बहुत आराम से आ गया। ठीक है, अब पॉइंट तो आ गया, स्लोप और निकाल लेते हैं। स्लोप कैसे आएगा, तो ये जो BD है वो इसके परपेंडिकुलर है AC के, तो पहले मैं इसकी स्लोप निकाल लेता हूं, फिर परपेंडिकुलर वाली कंडीशन लगा दूंगा। तो इसकी स्लोप कैसे आएगी, 2y = माइनस का x + 4 हो जाएगा, तो y = माइनस का 1/2x प्लस का 2। तो x का कोफिशिएंट -1/2 आया, यानी इसकी स्लोप है -1/2। तो फिर इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। करके देख लो, -1/2 इंटू इसकी स्लोप अगर मैंने m मान ली = क्या होता है, -1। दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है ना। तो m कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो अब इसकी स्लोप अगर 2 है तो y - y1
तो ये +1 हो गया। m हमारा 2 आया, x माइनस x1, बस इसको सॉल्व कर लो। तो ये इधर गया 2x माइनस वाई, ये इधर गया माइनस का 5। है कोई ऑप्शन 2x माइनस वाई माइनस 5? हाँ है, ऑप्शन डी। आया सबको समझ में इधर तक? तो पहला पार्ट समझ में आ गया। एक आइडिया भी आपको लग गया कि ऑर्थो सेंटर में जो मैं बोल रहा था ना आपसे कि कैसे इक्वेशन निकालनी है, तो यही तरीका है। क्या? अगर तुम्हें इसकी इक्वेशन निकालनी होती है तो पहले इसकी स्लोप निकाल लो, फिर m1 इंटू m2 माइनस 1 करके इसकी इक्वेशन निकाल लो। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या पूछा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर। तो सर्कम सेंटर निकालने के तरीके मैंने बता रखे हैं, लेकिन मैंने बोला अभी एक बात, अगर तुम देख लेना कहीं ऐसा तो नहीं राइट एंगल ट्राइंगल हो, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल हुआ तो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो देखते हैं, पहले पॉइंट निकालते हैं। ये 2 माइनस 1 आया, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से y आ रहा है -1, तो -1 यहाँ रखोगे तो 2 इंटू -1 -2, ये 6 आ जाएगा, यानी सी पॉइंट आ गया 6, -1। x यहाँ पे 2 है, 2 रखोगे तो 2 - 4 माइनस का 2, तो क्या ये 1 आ जाएगा। इन कोऑर्डिनेट को जरा प्लॉट करते हैं। एक पॉइंट है 2,1, यानी x y 2,1 कहीं यहाँ हो गया, 2, -1 तो यहाँ हो गया 2, -1। फिर है 6, -1, तो 6, -1 तो और आगे होगा। मान लो यहाँ पे x 6 है और -1 यहाँ है, तो 6, -1 ये होगा। तो हमारा ट्राइंगल कुछ ऐसा बनेगा ना, ये चेक करो आप लोग पॉइंट प्लॉट करके। ये हमारा पॉइंट A था, ये B है और ये C है। तो आप देख पा रहे हो कि ये 90 डिग्री यहाँ आ गया है, देख लो ध्यान से। क्या ये 90 डिग्री आ गया? तो 90 डिग्री में मैंने क्या बोला था, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट, ये जो मिड पॉइंट होगा वही तुम्हारा सर्कम सेंटर होगा। तो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा? x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2, तो m पॉइंट आ जाएगा 4,0। ए पार्ट आया समझ में? 4,0 वही आ गया आंसर। नेक्स्ट देखो, लोकस ऑफ अ पॉइंट। लोकस क्या होता है भाई? कभी कभी लिख देते फाइंड द लोकस। तो लोकस का मतलब है लोकस ऑफ अ पॉइंट इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। मतलब एक ऐसा पॉइंट जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है। तो लोकस वाले क्वेश्चन को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? तरीका ये है कि आप लोकस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले h, k ले लिया करो, जो भी पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है। भाई थ्योरी एक तरफ है, क्वेश्चन करने की अप्रोच एक जगह है। तो क्वेश्चन करने की अप्रोच क्या है कि अगर कभी किसी पॉइंट का आपसे अगर लोकस पूछ ले, कभी कोई आपसे किसी पॉइंट का अगर आपसे लोकस पूछ ले, तो आप पॉइंट को h, k कंसीडर कर लेना। क्या करना? पॉइंट को h, k कंसीडर कर लेना। ठीक है। और अगर पॉइंट को तुमने h, k कंसीडर कर लिया, ठीक है, एक पॉइंट को h, k अगर आपने कंसीडर कर लिया, तो फिर देखना कंडीशन क्या दे रखी है। अपना आंसर जो है h और k के टर्म्स में ले आना और बाद में रिप्लेस कर देना h को x से और k को y से, तो आपको आंसर x और y के फॉर्म में मिल जाएगा। ये तरीका होता है लोकस वाले क्वेश्चन को करने का। क्या बोला मैंने कि अगर कहीं ऐसा लिखा हो फाइंड द लोकस ऑफ दिस या कुछ इस तरीके से लैंग्वेज लिखी हो, तो लोकस क्या है? एक पॉइंट है जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो आप उस पॉइंट को h, k मान लेना, कंडीशन अप्लाई कर देना, बाद में अपना आंसर h और k के फॉर्म में ले आना और h को x से रिप्लेस कर देना, k को y से रिप्लेस कर देना। ठीक है। तो देखो एनडीए में 2022 में आया इस पे क्वेश्चन, क्या लिखा है? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ऑब्टेन बाई x प्लस वाई इक्वल टू p। मतलब क्या? जैसे ये अगर ये x एक्सिस है, ये अगर मेरा y एक्सिस है, तो बोला इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ऑब्टेन बाई कटिंग द लाइन। ये जो लाइन की इक्वेशन है वो है x प्लस वाई इक्वल टू p। ये लाइन है। तो आपको जो लोकस बताना है वो मिड पॉइंट का बताना है। किसका बताना है? मिड पॉइंट का। ये मिड पॉइंट जो है इसका लोकस आपको बताना है।
तो जिसका लोकस बताना है तो वो तो हम एच कॉमा के मान लेंगे, मैंने सिखाया आपको कि एच कॉमा के ले लो। अब आपको ट्राई ये करना है कि आपको कुछ ऐसा अप्लाई करना है ऑपरेशन जिससे कि आपका आंसर एच और के टर्म्स में आ जाए। तो वो कैसे आएगा? अगर इस लाइन की इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 0 है तो क्या ये पॉइंट निकाला जा सकता है? तो इसका आंसर यस है। क्यों? ये अगर पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। तो y को 0 करोगे तो x कितना आएगा? p। ऐसी अगर मैं ये पॉइंट निकालना चाहूं तो कितना आएगा? y एक्सिस पे x 0 होता है तो x 0 करोगे तो y क्या आएगा? p। अब ये मिड पॉइंट है, तो अगर ये पॉइंट a है और ये पॉइंट b है तो क्या हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, एम ए इक्वल टू एम बी, एम ए इक्वल टू एम बी। चलो डिस्टेंस फॉर्मूले का क्वेश्चन भी कवर हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला भी लग गया। तो क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? एम ए की अगर मैं बात करूं, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी की बात करूं तो 0 माइनस एच का होल स्क्वायर p माइनस के का होल स्क्वायर। रूट दोनों साइड है, स्क्वायर करने पे रूट कैंसिल हो जाएंगे। a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab और ये प्लस का k स्क्वायर। यहाँ पे आएगा एच स्क्वायर, ये आएगा पी स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर माइनस का 2pk। तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर, सब तो कट ही है यहाँ। तो माइनस 2ph माइनस का 2pk बचा, माइनस 2 भी कट गया और p भी कट गया। तो यानी फाइनली आ गया h इक्वल टू के, यानी h माइनस के इक्वल टू 0। अब मैंने क्या बोला था कि h और k को रिप्लेस कर देना x और y से, तो x माइनस वाई इक्वल टू 0 ए ऑप्शन में है। आया समझ में? तो इस तरीके से आप लोकस वाले क्वेश्चन में कंडीशन ढूंढने की कोशिश करोगे, क्या कंडीशन तुम्हें दे रखी है। अब है कंडीशन ऑफ कॉनकरेंसी ऑफ 3 लाइन्स, यानी कि 3 स्ट्रेट लाइन है। कॉनकरेंसी का मतलब है कि तीनों लाइन एक कॉमन पॉइंट से होके जाती हैं, तीनों लाइन कॉमन पॉइंट से होके जाती हैं। तो बहुत आसान तरीका है। मान लो एक लाइन मेरे पास है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, एक लाइन है a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम तो ये करना है, अगर कॉनकरेंट पे क्वेश्चन आता है तो आपको लाइन का फॉर्मेट सबको LHS में लिख लेना है। किस में लिखना है? सबको आप LHS में लिख लो। और जैसे ही सबको आप LHS में लिख लो तो इनका डिटरमिनेंट लेना है और इक्वल टू 0 करना है। डिटरमिनेंट किसका लेना है? यही जो कोफिशिएंट है a1 b1 और c1, मतलब x y के कोफिशिएंट और c1, फिर ऐसे इधर a2 b2 c2 a3 b3 c3। तो कॉनकरेंट का क्वेश्चन आप ऐसे करोगे कि सबको पहले एक्स वाई को सबको LHS में लिख लो, डिटरमिनेंट लिख के इक्वल टू 0 कर देना, कंडीशन मिल जाएगी। जैसे ये 3 लाइन है तो एनडी में आया 2019 में। सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है? पहले x होगा, फिर y होगा और फिर कांस्टेंट टर्म होगा। तो 4x पहले लिखो, फिर है प्लस का 3y और 1 को ले आओ LHS में, ठीक है। सेकेंड में y को इधर ले आओ, तो x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। इसमें तुम्हारा bx प्लस का 5y और 3 को LHS में ले आओ। हो गया स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अब मैंने क्या सिखाया तुम्हें? डिटरमिनेंट लो और कोफिशिएंट लिखो। 4 3 माइनस 1 1 माइनस 1 5 b 5 माइनस 3 इक्वल टू 0 कर दो। अब ले लो डिटरमिनेंट। कैसे लेते हैं? पहला एलिमेंट 4 माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस का 3, बीच में माइनस 25 आ जाएगा ये, फिर बीच में माइनस, फिर 3 आया ब्रैकेट, ये और ये हाइड होगा, माइनस का 3 माइनस का 5b, फिर ये माइनस का 1, ये और ये हाइड होगा 5 और ये माइनस माइनस प्लस का b इक्वल टू 0। बस इसको सॉल्व कर लो। तो 12 माइनस 100 प्लस का 9 प्लस का 15b माइनस का 5 प्लस b इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा? 15 प्लस b, ये तो 16b आ गया। अब देखो 12 और 9 कितना हो जाएगा?
21, 21 में 5 गया, 21 में 5 गया 16, और 100 में 16 जाएगा तो आएगा कितना 84। देखो ये तुम्हारा हो रहा है 12 + 9 21, 21 में 5 गया 16 आया, तो 100 में अगर 16 माइनस करोगे तो भाई 84 आएगा, तो इक्वल टू 84। कितना आ रहा बी यहाँ पे आंसर क्या है इसका भाई, तो बी की वैल्यू तो आ रही है 6 आ रही है, यहाँ 14 आ रहा है, हमारा कितना आ रहा है, एक मिनट, हाँ -1 का b में मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 होगा ना, तो ये 14 आएगा। अब ठीक है, तो b इक्वल टू 6 आ जाएगा, b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14 से डिवाइड कर दो, b इक्वल टू कितना हो गया 6। ठीक है, आया समझ में कौन करंट का क्वेश्चन है, मैंने कहा हर टॉपिक मैंने कवर कर रखा है। ठीक है, और देखो नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, मतलब क्या, अगर एक लाइन है मेरे पास ax + by + c = 0, अगर ये एक लाइन है ax + by + c = 0 और कोई पॉइंट p है h, k, इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, इस पॉइंट p से इस लाइन की अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप लिख लें, डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाता है मॉड, बस आपको x और y को रिप्लेस करना होता है, क्या, सिर्फ x और y को रिप्लेस करना है h और k से, तो ah + bk + c अपॉन √a² + b², ये फॉर्मूला है अगर किसी पॉइंट से मुझे डिस्टेंस निकालनी है किसी लाइन की। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये फॉर्मूला यूज कर लेना। अब कभी दो लाइन आ जाएं और दोनों लाइन पैरेलल हों, मतलब क्या, दो लाइन है और दो लाइन पैरेलल हैं, तो पैरेलल लाइन की कंडीशन पता क्या होती है, इनके x और y के कोफिशिएंट सेम होते हैं, यानी दूसरी लाइन भी ax + by होगा, बस कांस्टेंट टर्म अलग होता है c1 c2। और अगर मुझे यानी कभी कोई तुमसे बोले ना कि 2x + 3y + 7 = 0 है, इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन बताओ, तो तुम तुरंत लिख सकते हो 2x + 3y, कांस्टेंट टर्म बदल दो, प्लस का k कर दिया मैंने, तो ये पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अगर मुझे पैरेलल लाइन लिखना पड़े कहीं तो मैं +k लगा के लिख सकता हूँ। अब मुझे इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो फॉर्मूला है c1 - c2, यानी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस कर दो और नीचे रूट में आता है a² + b², क्या आता है, √a² + b²। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस। अब आपको लगेगा ये दो लाइन है, ये कैसी दो लाइन दे रखी हैं, क्या ये लाइन पैरेलल है, देखने में अभी लग रहा है पैरेलल नहीं है, और जबकि मैंने आपसे बोला पैरेलल लाइन में क्या होता है, x और y के कोफिशिएंट सेम होता है, यहाँ तो नहीं है। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो, इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या अब हो गया x और y का कोफिशिएंट सेम, इसका मतलब ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल हैं, और पैरेलल लाइन में डिस्टेंस क्या होता है, c1 - c2 अपॉन में रूट में a² और b², यानी a और b दोनों में सेम होते हैं, 3² + 4²। 2 अगर एलसीएम लिया तो 15 - 18, यानी माइनस का 3 आएगा, और ये 9 + 16 5 आएगा, मल्टीप्लाई में नीचे ही आ जाएगा, और मॉड है 3/10, कितना आ जाएगा, 3/10 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आया समझ में। तो एक बार नोट करते जाना और समझते भी जाना थोड़ा सा, ठीक है, ढंग से। नेक्स्ट है, आपको कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, पोजीशन ऑफ पॉइंट रिलेटेड टू गिवन लाइन, मतलब कोई लाइन है ना और तुम्हें ये पता करना है कि दो पॉइंट कोई P और Q हैं, ये सेम साइड है या अपोजिट साइड है। ठीक है, सेम साइड है या अपोजिट साइड, तो तुम क्या करना, जो भी लाइन की इक्वेशन दे रखी है उसमें, अब मान लो ये पॉइंट P1 जो है वो x1 y1 है, चलो Q ने लेके P2 बोला गया, मतलब ये पॉइंट P1 और ये पॉइंट P2 एक बोला गया है x2 y2, और एक लाइन है ax + by + c। आपको ये चेक करना कि ये सेम साइड है नहीं, कि तुम क्या करना, इस लाइन में x1 y1 पुट कर देना, यानी कि आप फाइंड आउट कर लेना ax1 by1 + c।
फिर दूसरा पॉइंट पुट कर देना x2 y2 इस लाइन में। तो s1 s2 का मल्टीप्लाई अगर पॉजिटिव आ जाए तो सेम साइड होगा, s1 s2 का मल्टीप्लाई अगर नेगेटिव आ जाए तो अपोजिट साइड होगा। ठीक है, इसको एक और तरीके से भी समझते हैं कि अगर s1 s2 मान लो दोनों पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव आएगा, तो भी वो सेम साइड होंगे। और दोनों अगर नेगेटिव आए तो नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तब भी वो सेम साइड होगा। यानी अपोजिट साइड कब होंगे, जब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव, तभी तो लेस देन जीरो आएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, या ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो ये ध्यान रखो, कभी पूछ ले ऐसा कोई एक लाइन है तो दो पॉइंट हैं, सेम साइड हैं या अपोजिट साइड हैं, कैसे हैं, तो आप सिंपल पॉइंट को पुट कर देना लाइन में और उसकी वैल्यू निकालना। ठीक है, अगर प्लस प्लस आए दोनों, माइनस माइनस आए तो सेम साइड है, अगर अपोजिट आ रहा तो अपोजिट साइड हो जाएंगे। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, और ये भाई फॉर्मूला याद रखो, अगर तुमने कभी एनसीईआरटी सॉल्व करी होगी तो बहुत लेंदी मेथड से क्वेश्चन करे होंगे इमेज वाले। अब तुम 2 सेकंड में निकाल, 2 सेकंड तो कम बोल दिया, 10-15 सेकंड में आंसर निकाल सकते हो। क्या, कोई अगर पॉइंट P दे रखा है ना, और ये एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, मान लो ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये पॉइंट कोई x1 y1 तुम्हें दे रखा है और तुम्हें इमेज निकालना है। क्या निकालना है, इमेज। ये इमेज है, ये इमेज फाइंड आउट करना है। तो थोड़ा मैं रिकॉल करवाता हूँ, अपने 11th क्लास में कैसे करते थे जब एनसीईआरटी सॉल्व करते थे। आप कैसे करते थे, आपको ये पॉइंट तो दिया होता है तो पहले तो आप इसको ज्वाइन कर देते थे, और इस पॉइंट को मान लो मैंने H ले लिया, इसको बोलते थे कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या बोलते थे, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, निकलता ऐसे था इसमें कि अगर ये पॉइंट है और ये इसका इमेज है तो ये मिड पॉइंट होगा। तो हमने इस पॉइंट को कुछ कंसीडर कर लिया और मिड पॉइंट निकाल लिया, और मिड पॉइंट को इस लाइन में लाई करवा दिया, तो एक इक्वेशन मिल जाती थी। फिर दूसरी कंडीशन कैसे आती थी कि इस लाइन की स्लोप निकाल लो और इस लाइन की भी स्लोप निकाल लो, m1 इंटू m2 -1 कर दो, फिर एक इक्वेशन मिल जाएगी। उनको सॉल्व कर लोगे तुम्हें ये H पॉइंट मिल जाएगा, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब ये मिड पॉइंट होता है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से फिर हमें क्यूब मिलता था, कुछ इस तरीके से करते थे। याद आ गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं आया, अब डायरेक्ट फॉर्मूला देखो क्या होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला सिंपल है, आपकी जो ये देखो, इधर से स्टार्ट करना, x2 और y2 आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, वो है कि जो कोऑर्डिनेट तुम्हें फाइंड आउट करना है। यानी कि अगर मुझे इमेज निकालनी है तो मेरा ये x2 y2 है, तो x2 को माइनस कर देना है x1 से, यानी जो हमें दे रखा होगा, y2 को माइनस कर देना y1 से, जो हमें दे रखा है। ठीक है, और नीचे a और b लेना। a और b क्या है, x और y का कोफिशिएंट है। ठीक है, फिर जो ये लाइन है ना, ये लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी, इसमें x को और y को रिप्लेस कर देना x1 y1 से, और नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और माइनस का 2 है। तो ये आपको फॉर्मेट याद रखना है। ठीक है, अब मैं आपको अपनी स्टाइल में लिख के दिखाता हूँ। क्या, मुझे इमेज निकालना है, तो इमेज का मतलब मुझे एक्स वाई निकालना है, तो x का माइनस कर दूंगा जो पॉइंट मुझे गिवन है, यानी कि इधर x1 y1 जो दिया होगा ना, जिसका इमेज निकालना है x1, नीचे x का कोफिशिएंट, इधर x है ना, किसका, लाइन का, y माइनस जो मुझे निकालना है y1 जो दिया होगा, नीचे लाइन के b का कोफिशिएंट। फिर हमें इधर पुट कर देना है पॉइंट, नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देना है और -2 का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये x2 y2 सर कंफ्यूजन कर रहा है, तो मत करो ना, तुम ऐसे याद रखो ना कि x y वो है जो तुम्हें निकालना है। ठीक है, आई बात में। सेम तरीके से अगर तुमसे कोई पूछ ले कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी ये पॉइंट पूछ ले, तो बस यहाँ पे जो 2 है ना, ये हटा दो, देखो ये हट गया 2, बाकी सब सेम है फॉर्मूले में। अगेन आप उसी तरीके से रिकॉल कर लो। क्या, x1 x2 से कंफ्यूज मत हो, तुम्हें कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, तो कैसे लिखना, x माइनस जो गिवन है पॉइंट x1 अपॉन a, y माइनस जो गिवन है y1 अपॉन b, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो 2 मत लेना, बस माइनस लेना, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आया समझ में? ठीक है, तो जिस तरीके से मैंने बताया है याद करने का तरीका, उस तरीके से आप करना। देखो क्या लिखा है, व्हाट इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन। लाइन क्या है, x प्लस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0। अब देखो कैसे डायरेक्ट लिखना है आपको आंसर। क्या बोला मैंने, हमें जो निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर वो x है, x माइनस x1 2 अपॉन लाइन के x का कोफिशिएंट 1, y माइनस y1 3, y का कोफिशिएंट 1 माइनस इस लाइन में x और y रख दो 2 और 3, 2 प्लस 3 माइनस का 10 अपॉन x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। है ना कितना आसान। तो ये आया x माइनस 2 y माइनस 3 इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 3 प्लस 2 5 माइनस का 10 सॉरी 11 है ये, 3 प्लस 2 5 माइनस का 11 यानी माइनस 6 प्लस 6 हो जाएगा अपॉन 2 यानी 3 आ गया इधर। तो अब एक बार x माइनस 2 को 3 के इक्वल कर दो तो x कितना आ गया 5। एक बार y माइनस 3 को इक्वल कर दो 3 के तो y कितना आ गया 6। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर है 5,6। काम खत्म। आया समझ में? ठीक है, कितना आसान हो गया 5,6। यही आ रहा होगा आंसर। देखो हो गया 5,6। अप्रोच समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आ गई पक्का। चलो एक इमेज का भी क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या लिखा है, व्हाट इज द इमेज ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। तो पहले लाइन का फॉर्मेट सही कर लेते हैं, -7 करके इक्वल टू 0। अब क्या बताया था मैंने, इमेज निकालना है तो x माइनस x1 अपॉन x का कोफिशिएंट, y माइनस y1 अपॉन y का कोफिशिएंट इज इक्वल टू -2। x और y में ये रख दो 3, y है 8, 8 इंटू 3 24 माइनस का 7 अपॉन x का कोफिशिएंट का स्क्वायर y की कोफिशिएंट का स्क्वायर। याद रहेगा? ठीक है, तो कितना हो गया x माइनस 3 इक्वल टू वाई माइनस 8 अपॉन 3 इक्वल टू, अब ये तो कितना आएगा -3 करोगे 3 करोगे माइनस -4 20 अपॉन 10, ये 10 है ना 2 प्लस का तो -20 आ गया। सॉरी अरे एक मिनट, देखो ये हो रहा था 20 माइनस 2 हो गया माइनस का 40 और नीचे आ रहा है 10, तो ये माइनस का 4 आ गया। कितना आ गया माइनस का 4 आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, समझ में आ गया सबको? देख लो ये 20 इंटू 2 40 हो गया माइनस का, और ये नीचे 10 आ रहा है तो माइनस का 4 आया। तो बस अब इसको इससे इक्वल कर दो तो x माइनस 3 इक्वल टू -4, तो x आ जाएगा -1। तो y माइनस 8 अपॉन 3 कर दो इसके इक्वल तो माइनस का 12 हो जाएगा। ये ऐड करोगे तो y माइनस 4 आ जाएगा। तो हमारा इमेज क्या हो गया -1 कॉमा -4। काम खत्म। सीख गए इमेज निकालना? पक्का। सर क्या इसका क्वेश्चन एनडीए में आता है? आता है, देखो 2020 में आया हुआ है और तुम्हें ये ट्रिक पता होगी, तुम बड़े आराम से कर ले जाओगे। क्या लिखा है, इफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस टू दिस लाइन इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मतलब इस बार हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर दे भी दिया है, कोई बात नहीं। तुम चलो पहले मान लो कि नहीं दे रखा है, तो तुम कैसे निकालते हैं? अगर इस पॉइंट का मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, हालांकि दे रखा है कोई बात नहीं, जैसे मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं होता है, पहले हम लगा देते हैं। ठीक है, पहले लगा देते हैं। कैसे सिखाया मैंने, x लिखना है x माइनस x1 अपॉन a 3, y माइनस y1 अपॉन b माइनस का 4 इज इक्वल टू, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर में सिर्फ माइनस आता है। ठीक है, ब्रैकेट x और y में ये पॉइंट रखो तो 0 रखा तो 0 -4 y की जगह k -5 अपॉन x का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट -4 है। यही तो आएगा। अब x और y जो होता था वो कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही होता था। वो तो दे रखा है 3 1, तो x 3 है, इधर 3 रख दो, 3 माइनस 0 अपॉन 3। y तुम्हारा 1 है, 1 माइनस k अपॉन -4, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो 4k प्लस 5 अपॉन 9 प्लस 16 25। अब निकाल लो कहीं से भी k, इधर ही से निकाल लो k, क्या दिक्कत है। 3 से 3 कट गया 1 इक्वल टू 1 माइनस के इक्वल टू -4, ये 4 इधर गया, 1 माइनस के इधर आ गया, तो के की क्या आ गई 5 आ गई कि नहीं आ गई। तरीका याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक बार खुद से कैलकुलेशन करके देख लेना। ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन। यानी आपको मान लो 2 लाइन दे रखी हैं,
L1 और L2, और कोई तुमसे बोले कि इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से हमारी एक लाइन पास हो रही है, मान लो कोई L लाइन है, इसकी इक्वेशन बताओ, तो बहुत आसान है, L1 यानी जो पहली लाइन है प्लस लैम्डा टाइम्स ले लेना दूसरी जो लाइन है यानी L2 और इक्वल टू 0 कर देना। सपोज करो कोई तुमसे बोले कोई एक लाइन है 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 और एक लाइन है x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0, तो कोई बोले अब तुम्हारी एक इक्वेशन ऑफ लाइन तुम्हें निकालना है जो इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से पास हो रही है, तो पहली लाइन ये हो जाएगी प्लस लैम्डा ले लेना, दूसरी लाइन ये हो जाएगी और इक्वल टू 0 कर देना, काम खत्म। ठीक है, बाकी लैम्डा निकालना होगा, उसके लिए कंडीशन कुछ ना कुछ गिवन होगी कि हमारी लाइन मान लो जो हमें निकालना है वो 1,2 से पास हो रही है, तो x को 1 रख देना, y को 2 रख देना, तो क्या लैम्डा आ जाएगा, तो इक्वेशन भी आ जाएगी। तो ये था लास्ट टॉपिक। तो फाइनली ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग भी है, बहुत आप अच्छा करना, सारी टॉपिक चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और लेक्चर उम्मीद है बहुत अच्छा लगा हो, कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हों। धन्यवाद।